हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग वैदिक कल्चर के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और आज से समाप्त कर देंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, उसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, उसके रिलीजियन, गॉड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, सब हम लोगों ने चर्चा करा था। कुछ पॉइंट्स रह गया था। पता है अर्ली वैदिक पीरियड में कौन व्यक्ति कितना रईस है, कौन व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस क्या है, ये किस बात पर निर्भर करता था? उसके पास कितने कैटल्स है इस बात पर निर्भर करता था, यानी कि कितने गाय बैल वो रखता है ना, इस बात पर निर्भर करता था कि उसका सामाजिक अस्तित्व कैसा होगा। मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा गाय वो उतना अमीर। आपको पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में गाय को महत्व मतलब एक पवित्र जानवर के रूप में समझा जाता था, इसलिए गाय का मांस खाना उस समय बैन था, है ना। हाँ, लेकिन चूंकि गाय को करेंसी के रूप में भी काउंट किया जाता था, धन के रूप में भी, तो इस कारण से भी गाय को लोग नहीं मारा करते थे। ये था उस समय जो ट्रेड था ना, वो बार्टर सिस्टम के बेसिस पे था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो शायद आप पहले से परिचित होंगे। मतलब अगर आपको कोई वस्तु बेचना है, अभी क्या करते हैं आपको कोई वस्तु लेना है तो क्या करते हैं? आप पैसे लेकर जाते हैं, वस्तु लेकर आ जाते हैं। या फिर आपके पास कोई सामान है और कोई वस्तु लेना है तो आप क्या करते हैं कि पहले अपना सामान बेचते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, उस पैसे से आपको जो लेना है आप वो ले लेते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय पैसा का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना होता था। आपके पास चावल है और आपको मान लीजिए आलू चाहिए, तो आप क्या करते हैं? उस समय के लोग क्या करता है, अगर किसी के पास चावल है और उसे आलू चाहिए तो वैसा शख्स को देखता जो चावल लेने पे इंटरेस्टेड होता प्लस आलू बेचना चाहता था, है ना। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं, ये इकोनॉमिक टर्म है। तो ऐसा व्यक्ति को वो देखता जिसे चावल चाहिए और वो आलू भी बेच रहा, तो उसे क्या करता कि आलू और चावल एक्सचेंज कर लेता। इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जब मासेस में जब एक बार में बहुत ज़्यादा वस्तुओं का खरीद बिक्री होता था ना, तो फिर गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसे निस्का बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया भी था। उसे निस्का कहा जाता था। ये मेरे छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे पैसेंस रख करके तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को छोटा बनाऊँ, ठीक है। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण में ये साफ साफ आया हुआ है कि जो आर्यंस थे ना, आर्यंस एक्सपेंड होकर के गंजेटिक प्लेन, गंगा नदी आप याद करें, गंगा नदी को मैप में देख लें तो गंगा नदी के आसपास वो बिहार होते हुए बंगाल घुसता है ना, तो लगभग पूरा फैल चुका होता है आर्यव्रत। और ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अच्छा, ये डेट को देखकर कंफ्यूज ना हो कि पहले बड़ा क्यों लिखे, 600 से 1000 क्यों नहीं लिख रहे। देखिए, हम लोग जो डेट लिखते हैं ना, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से लिखते हैं। जिस समय उनका जन्म हुआ था ना, उस समय हम लोग मान लेते हैं कि 1 तारीख है, तो उससे पहले वो क्या बोलेंगे? उससे पहले बिफोर ईसा बोलेंगे, ईसा से पहले बोलेंगे, जिसे को ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व शॉर्ट में लिखते हैं। तो 600 ईसा पूर्व को लिखते हैं 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर सी फॉर क्राइस्ट। और 1000 ईसा पूर्व को बोलेंगे 1000 BC। तो चूंकि 1000 पहले आया है ना, और 1000 से 600 के बीच का जो काल है ना, उसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। तो ये कंफ्यूज ना हो कि पहले बड़ा क्यों बाद में छोटा क्यों, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस टुवर्ड्स, है ना, ईस्टर्न गंजेटिक प्लेन, ईस्टर्न गंजेटिक प्लेन, है ना। पूर्वी गंगा के मैदान तक वो लोग फैल गए थे। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेंजेस, बदलाव देखने को मिलता ना, वो ये था कि इस समय बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। अब जब किंगडम बड़ा होगा तो उसका राजा भी तो पावरफुल होगा ना। ये किंगडम कैसे बड़ा हुआ? एक्चुअली जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो जन था ना, या ट्राइब था ना, बहुत सारे छोटे छोटे जन मिला करके एक जनपद का निर्माण करता था। हालांकि बाद में जनपद से भी बड़ा किंगडम बना, जैसे महाजनपद हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जनपद का निर्माण करता था, जिसमें से जैसे कि कुरु, पंचाल, मगध, अंगा, वंगा, है ना, इन सारे जनपद का नाम लेटर वैदिक टेक्स्ट में या किताबों में इन सारे जनपदों का नाम आता है। उसके अलावा भी था जैसे कि काशी, विदेहा, कोसला, है ना, इन सब का नाम। कुरु का जो फेमस राजा था ना, उसका नाम था परीक्षित, और जन्मेजय भी कुरु का राजा था। तो ये जो राजाओं का नाम आता है, ये परीक्षित भी कुरु में राज किया करते थे और जन्मेजय भी कुरु का में शासन करते थे। उसके अलावा प्रवान जयवली, ये पंचाल का राजा था। जी हाँ। और ये भाई सब जो थे ना, ये सीखने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, मतलब पढ़ाई लिखाई करने का इनको अपना एक शौक हुआ करता था। तो ये थे। लेकिन जब कुरु पंचाल का महत्व कम हुआ ना, तो कुछ और जनपद का महत्व बढ़ने लगा, जैसे कि कोसला, काशी, विदेहा जैसे जनपदों का महत्व बढ़ गया, है ना। काशी का जो राजा था उनका नाम अजातशत्रु। अगर इनका राजा का नाम आप हम लोग देखें तो काशी में राज करने वाला, जो शासन करने वाले जो राजा थे, उनका नाम अजातशत्रु था। विदेहा का राजा का नाम जनक था और कोसला में जो शासन करते थे प्रसेनजीत थे। अगले के चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इनके बारे में पढ़ लेंगे। जब अलेक्जेंडर मतलब अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले अजातशत्रु, प्रसेनजीत वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये थे।
लेटर वैदिक टेक्स्ट में ये जो ऋग्वेद है ना, जो 10 मंडल में है, 10 मंडल मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया कि पहले मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, ऐसे नहीं। मंडल 1 पहले नहीं लिखा गया था, मंडल 1 और मंडल 10 ना बाद में लिखा गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है ना, ये पहले लिखा गया था, ठीक है। तो जो बाद में जो किताबें लिखी गई ना, उसमें भारत को 3 पार्ट में दिखाया गया है। जो उत्तरी भारत था ना, उसे आर्यव्रत कहते थे। बीच का भारत को हम लोग मध्य देश कहते थे, क्योंकि बीच में था तो मध्य देश। और जो साउथ में था ना, उसे दक्षिण पथ के नाम से, है ना, उस समय जाना जाता था। ये बाद के जो लेटर वैदिक टेक्स्ट में, उसमें भारत का 3 डिवीजन को दिखाया गया है। अगर हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड में आप लोग देखें कि फैमिली था, है ना। फैमिली से धीरे धीरे अगर जब हम लोग बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में हम लोग को जन और ट्राइब मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, जन और ट्राइब मिलकर के क्या होगा, जनपद का निर्माण करते हैं, हम लोग राष्ट्र भी बोलते हैं। इस पे रूल करने वाले, यहाँ पे शासन करने वाले को भी हम लोग किंग ही बोलेंगे। लेकिन अब क्या होगा, कंपैरेटिवली अगर तुलना करें कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का राजा में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो अब का जो राजा होगा ना, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े इलाके पे ये शासन चला रहा है। अब जो राजा है ना, वो अलग अलग तरह का रिचुअल भी परफॉर्म कर रहा है, जिसमें राजसूय है, राज्य अभिषेक। जब उसका राज्य अभिषेक होता था, उसे शासन दी जाती थी उसके पिता के द्वारा। अश्वमेध का यज्ञ के बारे में आप सुने होंगे, ये भी राजा ही कंडक्ट कराता था। अश्वमेध का यज्ञ में क्या होता कि राजा एक घोड़ा छोड़ देता था, ठीक है, और वो घोड़ा ना फ्रीली घूमता रहता, जिसका भी राज्य में जाना चाहे वो जा सकता था। से मान लीजिए कि वो किसी दूसरे राजा के राज्य में चला गया, और अगर राजा उसे नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, इसका मतलब कि वो राजा, जिस राजा के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा है ना, उस राजा के अंडर में काम करने के लिए वो रेडी है, ठीक है। अगर मैं घोड़ा छोड़ दिया हूँ और आपके राज्य में चला गया, और आप अगर मेरे घोड़े को नहीं पकड़ते हो, इसका मतलब यह है कि आप मेरे अंडर में काम करने के लिए रेडी है। आप मेरे अंडर में काम करने के लिए रेडी है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा पावरफुल हूँ, बड़ा राजा। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, उस घोड़े को पकड़ दोगे, और फिर क्या होगा कि हम लोग दोनों के बीच में युद्ध होगा। फिर जो जीतेगा फैसला हो जाएगा। अगर मैं जीत गया तो आपका राज्य मैं ले लूँगा, आप जीत गए तो मेरा राज्य आपका हो जाएगा। ये रामायण में आप अश्वमेध का यज्ञ के बारे में, अश्वमेध का युद्ध आप देखे होंगे। लव कुश, जब श्री राम एक घोड़े को छोड़ते हैं तो लव कुश क्या करता है कि उस घोड़े को पकड़ लेता है। तो जैसे कि अश्वमेध का रूल में है कि जो पकड़ेगा उसको युद्ध करना होगा, तो युद्ध भी होता है ना। तो वही अश्वमेध है। और एक वाजपेय है ना, वाजपेय में रथ दौड़ कराया जाता था, ये भी राजा कंडक्ट कराते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा को प्रशासन को चलाने में सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी हेल्प करता था, ग्रामीणी भी कुछ हद तक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तरी वैदिक काल में, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी के अलावा टैक्स कलेक्ट करने वाले जो होते थे, या ट्रेजरी ऑफिसर जो होते थे, है ना, ये लोग मिल करके राजा को असिस्ट करते थे शासन को चलाने में। अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति का एक अपना महत्व होता था ना, है ना। सभा में लोग जाते थे, समिति में लोग जाते थे। अब क्या है कि सभा एवं समिति का महत्व समाप्त हो चुका है। सभा समिति का जो पहले जितना वैल्यू था अब नहीं है, इसमें कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो ये था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लेटर वैदिक पीरियड के। अब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजियंस और सोसाइटी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।